के खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा देश और प्रदेश का नाम हमेशा किया रोशन। 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को मिला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। खेल मंत्री संदीप सिंह का कुश्ती अखाड़ों पर बयान, बंद किए जाएंगे अवैध रूप से चलाए जा रहे अखाड़े। महिला कुश्ती खिलाड़ी की हत्या के बाद सख्त हुई सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी जेजेपी की सरकार से किसान, गरीब, कर्मचारी और व्यापारी सभी दुखी। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1। फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा, AQI 400 के पार पहुंचा। लोगों की सरकार से प्रदूषण कम करने की मांग। और पानीपत में आठमाला के पास मकान में स्वास्थ्य विभाग का छापा, गर्भपात की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग को मिले गर्भपात करने के किट और औजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मेट्रो सिटी में। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे तिगांव से, जहां विधायक राजेश नागर का आज तिगांव के बसंतपुर में पहुंचने पर फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह में इलाके के 36 बिरादरी के लोग मौजूद नजर आए। इसमें बूढ़े, बच्चे, महिला और पुरुष तमाम ताउम्र के लोग भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले कई परियोजनाओं से ये इलाका बिछड़ा हुआ है, लेकिन अब क्षेत्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जिससे तमाम रुके हुए कार्य जल्द ही पूरे हो जाएंगे। यहाँ की बिजली पानी की समस्या का तुरंत निपटारा किया जाएगा। हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का विकास करने में सक्षम है। विधायक ने यह भी बताया कि बीजेपी सरकार ने लाखों महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस के सिलेंडर बांटे। साथ ही साथ आवास योजना के तहत सर पर छत देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। गांव से भाजपा विधायक राजेश नागर आज गांव बसंतपुर पहुंचे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहां पर कितनी विकास योजनाओं का आज वो शुभारंभ करेंगे, क्योंकि ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है। जो टेल तक विकास करने की बात थी, आज भाजपा के शासन में वो टेल का विकास दिख रहा है। ये बॉर्डर माना जाता है दिल्ली फरीदाबाद का। हम जानते हैं राजेश नागर जी से आज उनकी क्या योजनाएं हैं बसंतपुर के लिए। राजेश जी, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप जितनी भाजपा बात करती थी कि टेल तक विकास करेंगे, आज दिख रहा है कि टेल तक विकास हो रहा है। क्या क्या योजनाएं हैं आज? देखो, हमारे इसमें वार्ड में जो नालियां, सड़कें, सीवर का काम और पानी का, बिजली का जो भी काम था, वो कोरोना की वजह से थोड़ा धीमी गति हो गई थी। अब हमारी सरकार पूरा सारे वार्डों में ध्यान दे रही है और जल्दी जितने भी यहाँ के रुके हुए विकास कार्य सब पूरे किए जाएंगे। आज किन किन चीजों का उद्घाटन आप यहाँ पे करेंगे और जनता की जो मांगे हैं? आज यहाँ कई सड़कों का उद्घाटन हम करेंगे। और जो भी साहू जी जो बीजेपी के कार्यक्रम पूर्वांचल का और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा जी, लगातार यहाँ पर क्षेत्र के विकास की बात कही जा रही है, क्या वाकई विकास हुआ है और क्या विकास से जनता खुश नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए तिगांव के विधायक राजेश नागर आज गांव बसंतपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 20 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन किया। इसके अलावा जो विकास कार्य उन्होंने गांव बसंतपुर में करवाए हैं उनके बारे में भी जानकारी दी और काफी लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में लगभग 2 साल विकास कार्य प्रभावित हुए, तो उसके बाद से जिस तेजी के साथ राजेश नागर विकास में जुट गए हैं, तो कहीं ना कहीं संतुष्टि एक लोगों के अंदर नजर आ रही थी। और इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने जहां सरकार की नीतियों का बखान किया, वहीं बसंतपुर में जो विकास कार्य करवाए गए हैं, चाहे वो बसंतपुर का पुल हो जो करीब 2 करोड़ की लागत से बन चुका है, या फिर 14 करोड़ की लागत से बसंतपुर से महावतपुर का रोड जो बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा जो अन्य कई उद्घाटन किए जा चुके हैं और कई ऐसे हैं जो आगामी भविष्य में किए जाएंगे, उन सबकी जानकारी आज विधायक राजेश नागर ने दी। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को यह भी कहा कि जो हरियाणा सरकार है वो लोगों को
बसाने का काम करती है। और यही कारण है कि एक कलम से पूरे हरियाणा की कच्ची कॉलोनियों को मनोहर सरकार द्वारा पक्का किया गया और अब किसी कॉलोनी में विकास कार्यों के लिए फंड की कमी आड़े नहीं आएगी, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ऐसे में अब कोरोना काल के बाद जिस तरह से न केवल विधायक राजेश नागर व अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो विकास को तेज किए हुए हैं, क्योंकि आगामी देखिए पंचायत चुनाव निकट है, तो ऐसे में भाजपा जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है विपक्ष के हाथों में। बिल्कुल पूजा जी, पंचायत चुनाव निकट है, बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जनता के बीच अपनी धाक बनाने में, जनता के बीच अपनी साख खड़ी करने में, लेकिन ऐसे में विपक्ष भी कहीं से पीछे नजर नहीं आ रहा। कुमारी शैलजा की बात करें तो वो भी लगातार बयान देती हुई नजर आ रही है, स्वार्थों का गठबंधन बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष है, विपक्ष को मुद्दा चाहिए होता है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो नया नहीं है। तो ऐसे में जब से भाजपा और जसपा का गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन पर कई सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। इसे बेमेल गठबंधन भी विपक्ष की तरफ से करार दिया जा रहा है, लेकिन जो भाजपा सरकार है, जो गठबंधन सरकार है, वो इस बात को बार बार दोहराती रही है कि ये सफल गठबंधन है। और जिस तरह से लगातार जो है अभी तक बिना किसी मनमुटाव के ये गठबंधन चल रहा है, तो निश्चित तौर पर ये एक सफल गठबंधन साबित हो रहा है, ऐसा सरकार के जनप्रतिनिधि। बिल्कुल पूजा जी, हालांकि ये गठबंधन जरूर सफल साबित हो रहा है, चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा देखने को मिलता है और ये कोई नई बात नहीं है, ये आम बात है। आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगे रहते हैं, लेकिन इस बीच जनता का क्या कुछ रुझान सामने आ रहा है? देखिए, जनता जो है वो पिछले, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, तो ऐसे में विकास कार्यों को लेकर लोगों के अब सब्र का बांध टूटने लगा था। लेकिन जनता कहीं ना कहीं ये समझ रही थी कि कोरोना काल में एक ऐसी स्थिति से लोग जो है जूझे हैं जिसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं था, जिसको लेकर किसी का कोई पूर्व अनुभव नहीं रहा। तो ऐसे में लोगों ने काफी धैर्य बरता है और लोगों की इसी धैर्यता को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा सरकार जहाँ विकास को लेकर एक्शन मोड में आ रही है, वही जनप्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री हो भाजपा के, विधायक हो या जसपा के विधायक या मंत्री हो, तमाम जो है अपने कैडर को एक सीधे तौर पर ये बात हरियाणा सरकार द्वारा कह दी गई है कि विकास को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। और देखिए, यही कारण है कि फरीदाबाद में लगातार केंद्रीय राज्य मंत्री पार्षदों के साथ विधायक की मौजूदगी में बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है लोगों के मन में पुनः अपनी जगह बनाने की, पक्की करने की, यदि कहें तो गलत नहीं होगा, कि और अधिक मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। और उसके लिए जो है सरकार को बिल्कुल पूजा जी, सरकार अपनी जगह लोगों के मन में, लोगों के बीच अपनी जगह पुख्ता करने की तमाम कोशिशें कर रही है। विकास कार्यों को लेकर कोई कोताही राज्य सरकार नहीं बरतना चाहती, हालांकि जनता भी भरपूर समर्थन कर रही है। अब देखना ये होगा पंचायत चुनाव में जनता किसका समर्थन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि FMDA द्वारा उद्योगों और फरीदाबाद के समग्र विकास के लिए विशेष योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यदि उद्योग नहीं चलेंगे तो न सरकार को राजस्व मिलेगा और न लोगों को रोजगार। ऐसे में उद्योगों की तमाम समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए उद्योगों के समग्र विकास के लिए नई नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं और नई कनेक्टिविटी तलाशी जा रही है। आज IMT के जो एसोसिएशन है जिसके प्रमोद राणा जी अध्यक्ष हैं, आज उसकी यहाँ पर मीटिंग थी। उस मीटिंग में मेरे को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं एक बात को कभी नहीं भूलता, ना हमारे प्रधानमंत्री जी ना मुख्यमंत्री जी, कि देश के विकास में उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान। देश के विकास का मार्ग उद्योगों से निकलता है। अगर उद्योग नहीं पनपेंगे ना तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ना राजस्व आएगा, ना राजस्व नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा। इसलिए उद्योगों के लिए आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी और हम सब कि उद्योगों को बढ़ावा कैसे दिया जाए,
ये दिन रात उसके बारे में लगे रहते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। तो उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, ऐसा कहना केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का। दरअसल एफडीएमए द्वारा उद्योगों और फरीदाबाद के विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने की कवायद अब तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि उद्योग को एक बार फिर से सुचारू करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कृष्णपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर उद्योगों में विकास नहीं होगा, बढ़ावा उद्योगों को नहीं मिलेगा, तो ना तो सरकार को राजस्व मिलेगा और ना ही लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में उद्योगों को विकसित करने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए सभी का समर्थन जरूरी है। उद्योगों की समस्याओं का समाधान करना भी बेहद जरूरी है। एफडीएमए द्वारा विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं। उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, ऐसा कहना केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का। दरअसल उन्होंने बयान दिया कि उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। वहीं उद्योगों को विकसित करने से जहां सरकार को राजस्व का फायदा मिलेगा, वहीं लोगों को रोजगार की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से कोरोना की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति चरमराई है। ऐसे में कई लोगों के उद्योग पर, कई लोगों के व्यवसाय पर, व्यापार पर भी असर पड़ा है। फिर से उद्योगों को सुचारू करने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, योजनाओं की तैयारी की जा रही है, उसको सुचारू करने की तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। वहीं फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर अब लोग प्रशासन से जरूरी एक्शन की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद का AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। वहीं लोगों का कहना है कि मॉर्निंग वॉक अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन के खिलाफ संज्ञान लिया, जिसके बाद सभी स्कूल, कॉलेज सहित सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों को बंद करके वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया। फरीदाबाद का जो आबो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है और लगातार जो है AQI लेवल बढ़ता नजर आ रहा है। फरीदाबाद की बात करें, जो AQI लेवल है 400 के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं जो फरीदाबाद की आबो हवा है वो खराब होती नजर आ रही है। लोगों की जो प्रदूषण है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को आंखों में परेशानी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दोपहर का समय है और वहीं जो है धूप खिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं जो धूप है वो जमीन पर पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। आप मेरे सामने देख सकते हैं जिस तरीके से जो वाहन है वो जो धूल है वो उड़ती है, जिसके कारण जो है लोग परेशान रहते हैं और उन्हें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया गया है कि 7 दिन तक जो है स्कूली बच्चे घर पर ही उन्हें काम करना पड़ेगा। बात करें निजी कार्यालय या सरकारी कार्यालय की, तो उन्हें 7 दिन का अवकाश दे दिया गया है और वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, फरीदाबाद में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। जहां दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है, AQI 400 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार क्या कुछ अहम कदम उठाएगी? देखिए, फरीदाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक है, जिस तेजी के साथ 400 के पार गया है और 450 को भी कई जगह पर क्रॉस कर गया है, तो निश्चित तौर पर जो जागरूक लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें उकर आई हैं और आम आदमी भी काफी बेहाल नजर आ रहा है, क्योंकि कोई शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जहां पर लोग जो है बीमार ना हो। खांसी, गले से संबंधित परेशानियों के अलावा जो है तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों के लिए सांस लेना मुहाल हो गया है और स्थिति ये है कि लोग ना तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पा रहे हैं, ना जॉगिंग के लिए जा रहे हैं। यानी कि सेहतमंद बनाने के लिए जो वो कदम उठाते थे, अब वही उनकी सेहत पर भारी पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा तमाम जो है वादे और कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जो भी रणनीति बनाई गई है उसके तहत पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। जैसा कि अभी हाल ही में पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड ने जहां ईंट भट्टों को बंद करवाया, वहीं कई जगह छिड़काव भी करवाए। इसके अलावा जो है आवश्यक कदम और भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कदम इतनी देरी से उठाए गए हैं जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान की यदि बात की जाए तो अभी फरीदाबाद नगर
निगम स्वच्छता पर पूरा जोर दिए हुए है, लेकिन दम घोटू हवा में लोग किस तरह से सांस ले पाएंगे, किस तरह से अपनी सांसों को बचा पाएंगे, इस पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल पूजा जी, किस तरह से अपनी सांसों को बचा पाएंगे, इस पर ध्यान देने की जरूरत जहां सरकार को, प्रशासन को है, उतनी ही जरूरत लोगों को भी है, जनता को भी है, क्योंकि जनता भी कहीं से सजग नजर नहीं आ रही। बढ़ते प्रदूषण के लिए कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है। ऐसे में जनता को जागरूक होने की भी बेहद जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, केवल प्रशासनिक जो है कार्यशैली के भरोसे नहीं रहा जा सकता। ये एक सामूहिक प्रयास है, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा की आबादी है फरीदाबाद की, और प्रशासन के कुछ अधिकारी जो है पूरे फरीदाबाद को स्वच्छ और पर्यावरण मुक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपने स्तर पर जिम्मेवारी निभानी होगी। चाहे सरेआम कूड़ा जलाने की बात करें, जिस तरह से लोगों ने ही पॉल्यूशन फैलाया, दिवाली पर, गोवर्धन पूजा, भाई दूज पर जिस तरह से आतिशबाजी की गई, लोगों को भली भांति परिचित थे लोग इस बात से कि पिछले साल शहर की स्थिति क्या थी। कोरोना काल में भी लोगों ने जो है आतिशबाजी की थी, उसके बावजूद, लॉकडाउन होने के बावजूद भी पॉल्यूशन का स्तर जो है वो कम नहीं हुआ। तो ऐसे में अब जबकि सब कुछ पटरी पर आ गया है और लोग इस तरह से लापरवाही बरतते हुए आतिशबाजी कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो स्थिति, नारकीय स्थिति यदि कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो शहर के लिए बन गई है, जो निजी क्लिनिक है, सरकारी अस्पताल है, गली मोहल्ले के क्लिनिक तक जो है वो मरीजों से फुल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा जी, हालांकि ऐसे में सरकार और प्रशासन जितना सजग नजर आ रहा है, ऐसे में लोगों को भी सख्ती बरतने की जरूरत है। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि बढ़ता प्रदूषण उन्हीं की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और कई सजग कदम भी लोगों को भी उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां फरीदाबाद के सेक्टर 70 स्थित रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग के फ्लैटों में अचानक आग लग गई। दमकल और सदर थाना पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने पहुंचे। बता दें कि इस दौरान फायर डिपार्टमेंट की जांच में बड़ा खुलासा भी हुआ कि नगर निगम समेत 42 सरकारी बिल्डिंग की फायर एनओसी है ही नहीं, जिसके चलते सभी विभागों के प्रमुखों को टाइम बाउंड नोटिस भी दिए गए। बढ़ते आगे, बात अब फतेहाबाद की करेंगे, जहां बीगड़ गांव में एक ढाणी में कुछ लोग घर में घुसकर हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए। बता दें कि इस दौरान तलवारों से हमला भी करने का मामला सामने आया। घटना में एक पक्ष के 4 से 5 लोग घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के एक बुजुर्ग की टांग टूट गई। वहीं इस घटना को उन्होंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें पिस्तौल और डंडा लिए एक युवक को उन्होंने पकड़ रखा है। बता दें कि 112 पर कॉल करके पुलिस के हवाले से किया गया, साथ ही बाकी वहां से फरार हो गए। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसमें घायल पक्ष के लोगों ने ही रिकॉर्ड किया है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 15 से 20 युवक पथराव कर रहे हैं। और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि प्रजापति समाज से सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए और सामूहिक तौर पर अपने अपने बच्चों के विवाह कराने चाहिए। प्रजापति समाज द्वारा गांव ढूंढसा से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 16 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने परिणय सूत्र में बंधे 16 जोड़ों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रजापति समाज के लिए एक सुंदर भवन का निर्माण गाँव में कराया जाएगा, जिसमें जरूरतमंद लोगों की बेटियों की शादी भी यहां पर कराई जा सकेगी। और साइबर सिटी में इको निवास संहिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में पहुंचे हितधारकों को अनुराग वाजपेयी, जो कि मास्टर ट्रेनर हैं, उन्होंने इको निवास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगर हरियाणा में इस तरह के निवास बनेंगे तो ऊर्जा की काफी बचत होगी और लोगों को गर्मी से राहत भी मिल सकेगी। तो इको निवास संहिता को बढ़ावा देने की कवायद अब तेज होती जा रही है। बता दें कि साइबर सिटी में इको निवास संहिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया है, जहां वर्कशॉप में हितधारक पहुंचे हैं। वहीं उनको अनुराग वाजपेयी
जो कि मास्टर ट्रेनर हैं, उन्होंने तमाम जानकारी दी। ये भी बताया कि अगर हरियाणा में इस तरह के निवास बनेंगे तो ऊर्जा की काफी बचत होगी। इस दौरान लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। तो इको निवास संहिता को बढ़ावा देने के लिए, उसके उपाय बताने के लिए और उसके संबंध में बेहतरीन जानकारी देने के लिए 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बता दें कि मास्टर ट्रेनर अनुराग बाजपेयी ने यहां लोगों को जानकारी दी और ये भी बताया कि अगर हरियाणा में इस तरह के निवास बनेंगे तो उससे लोगों को गर्मी से जहां एक तरफ निजात मिलेगी, वहीं लोगों को काफी बचत भी होगी, ऊर्जा की काफी बचत होगी और गर्मी से निजात भी इस तरह के निवास बनने से मिल पाएगी। और अगली खबर सोनीपत से है, जहां कुंडली सिंगू बॉर्डर पर 3 कृषि कानून विषय को लेकर नेशनल हाईवे पर किसान झोपड़ियां डालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें शामिल हरियाणा के एक किसान की मौत हो गई, जो पिछले 1 महीने से किसान आंदोलन में शामिल था। बता दें कि इस दौरान लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं मृतक किसान की उम्र करीब 75 से 76 वर्ष बताई जा रही है। इस दौरान पंजाब के कुछ किसानों ने उस किसान की झोपड़ी के सामने खड़े होकर नारेबाजी भी की। सरकार मुर्दाबाद। तो किसानों ने यहां नारेबाजी की है। दरअसल 1 साल से किसान आंदोलन जारी है, जहां किसानों ने तीनों कृषि कानून को लेकर आंदोलन जारी रखा है। ऐसे में कई किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है। किसानों ने यहां नारेबाजी भी की है। वहीं सोनीपत में एक किसान की मौत हुई है, जिसकी उम्र 75 से 76 साल बताई जा रही है। पिछले 1 महीने से ये किसान आंदोलन में शामिल था। वहीं अब पंजाब के कुछ किसानों ने उस किसान की झोपड़ी के सामने नारेबाजी भी की है। तस्वीरें सोनीपत की, जहां कोंडली बॉर्डर पर किसान की मौत हुई है और किसानों ने इस दौरान नारेबाजी की है। बता दें कि पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन देश भर में अपनी जगह बनाए हुए है। वहीं इस दौरान कई लोगों ने अपनी जहां जान गंवाई है, ऐसे में किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार बातचीत के रास्ते से मुद्दे को हल करने की तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन किसान बातचीत के रास्ते से अब मुद्दे को हल नहीं करना चाहते हैं। कृषि कानून को वापस लेने की मांग सरकार से लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है। वहीं अब इस दौरान एक किसान की मृत्यु हो गई है। बता दें कि 75 से 76 साल मृतक किसान की उम्र बताई जा रही है। ऐसे में तमाम किसानों ने विरोध जताना और तेज कर दिया है। मृतक किसान की झोपड़ी के बाहर कई किसानों ने जमकर नारेबाजी की। ये सोनीपत की तस्वीर, जहां एक किसान ने अपनी जान गंवा दी। बता दें कि ये किसान आंदोलन में पिछले 1 महीने से शामिल था और अब इसकी मौत हो गई है, जिसको लेकर तमाम किसानों में नाराजगी है। वहीं किसानों ने मृतक किसान की झोपड़ी के बाहर प्रदर्शन भी किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। सरकार मुर्दाबाद। सरकार दी निखेधी करते हैं कि सरकार के कंन ते चूनी सरकी, साडा 700 तो ऊपर किसान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, पिछले 1 साल से जहां किसान आंदोलन अपने चरम पर है, ऐसे में किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से लगातार विरोध जता रहे हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कई किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। एक किसान की मृत्यु हो गई है। फिलहाल अब किसानों का रोष और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सिंगू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है, जो किसान आंदोलन को लीड करता है, ये बिल्कुल जहाँ से पूरे किसान आंदोलन को लीड मिलती है। एक के बाद एक घटना देखने को मिल रही है। आज जो किसान मृतक हालात में मिला है, वो अचानक से उसकी मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनके जो घर वाले थे वो आए और उसकी बॉडी को लेकर चले गए, लेकिन पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं है, कोई पोस्टमार्टम नहीं है, किस तरह उसकी मौत हुई है। अभी इसमें कोई जल्दबाजी होगी खुलासा करने में, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो सिंगू बॉर्डर है, इस पर काफी किसानों की मृत्यु हो चुकी है, अलग अलग जो तरीके से मृत्यु हो चुकी है। और आज जो है किसान जो है वो मृतक हालात में मिला, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन भी इस पर जो है पैनी नजर बनाए हुए है। लगातार जो सिंगू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है, जहाँ से किसान आंदोलन लीड करता है, वहीं पर किसान जब मृतक मिला तो जो आसपास की झोपड़ी के जो किसान थे, उन्होंने प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार के खिलाफ लगातार जो है
जो एक के बाद एक किसान की मृत्यु हो रही है वो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। जी बिल्कुल, हालांकि सरकार को जिम्मेदार बताया गया है, प्रशासन पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन सवाल यहाँ पर लाजपत ये भी निकल करके सामने आता है कि मृतक किसान के परिजनों का इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है, वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं अगर ये संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है तो? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जल्दबाजी होगी। हमने प्रयास किया था कि उनके घर वालों से मुलाकात करें, बातचीत करें, लेकिन घर वालों ने ना तो बॉडी को हॉस्पिटल में लेकर गए, ना कोई पुलिस को शिकायत दी। वहां पर जहाँ पर ये मृतक मिला तो घर वालों को जब जो धरने पर जो किसान थे उन्होंने उनको बताया, तो उसके बाद घर वाले पहुंचे और उसकी जो बॉडी थी उसको उठाकर ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन ना तो पुलिस के पास शिकायत है, ना कोई हॉस्पिटल की पर वो जो है पोस्टमार्टम की बात है। जी बिल्कुल लाजपत, हालांकि परिजनों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे मामले में तहकीकात कर रहा है, सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस मौत के पीछे कारण क्या कुछ है या ये नेचुरल मौत है। लेकिन किसानों का क्या कुछ कहना है? वहां और भी किसान मौजूद है जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वहां किसानों से कुछ बातचीत हो पाई हो? जी बिल्कुल, देखिए किसान लगातार लंबे समय से जो आंदोलन में शामिल है उनको कहीं ना कहीं दुख जाहिर करते हैं, और इस ऐसे में जब किसान की मृत्यु होती है तो लाजमी है कि जो सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं वो इस बात को लेकर जरूर हताश हो जाते हैं, इस बात को लेकर जरूर परेशान हो जाते हैं। फिर वही किसानों जो किसान है वो सरकार पर गरज से बरसते हैं, और ऐसा ही आज देखने को मिला जब किसान की बॉडी मिली तो यहाँ पर जो आसपास के जो झोपड़ी में किसान थे, वो जो अलग झोपड़ी में थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की थी। बिल्कुल लाजपत, लेकिन सवाल यहाँ पर एक और अहम निकलता हुआ सामने आ रहा है कि कब तक आखिर ऐसे ही किसान आंदोलन करते रहेंगे और कब तक किसान अपनी जान गंवाते रहेंगे? आखिर देश के अन्नदाताओं की बात कब सुनी जाएगी? कब केंद्र सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान लेगी और उचित फैसला निकल करके सामने आएगा? जी बिल्कुल, देखिए किसान जो है धरती पुत्र है, अन्नदाता है, और लाजमी है कि करीब 1 साल हो चुका है सिंघू बॉर्डर पर किसानों को बैठे हुए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 11 दौर की जरूर बैठक हुई है, बैठक भी बेनतीजा रही। उसके बाद जो है अभी तक काफी लंबा समय हो चुका है, सरकार और किसानों। बिल्कुल लाजपत, 11 दौर की बैठक हो चुकी है, काफी लंबा समय बीत चुका है। अब देखना ये होगा कि कब तक देश के अन्नदाताओं की बात केंद्र सरकार सुनती है और क्या कुछ फैसला इसमें सामने आ पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।